एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। अब हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में सुन रखा होगा। जो नहीं सुन रखा कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद से वो सब जानने लगेंगे कौन सी मेथड्स होती हैं, कितनी प्रकार की मेथड्स हैं। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड या हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कौन कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहली मेथड लिखी हुई है हमारी साइलिस एसिड हेमेटिन मेथड, जो कि बहुत ही पुरानी और प्राचीन, आप सब लोगों ने सुन रखी होगी। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने मिलता है, लगभग हर स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होता है, जो भी डीएमएलटी या बीएमएलटी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो साइलिस एसिड हेमेटिन मेथड, इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एसिड का उपयोग किया जा रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रकार का हेमेटिन प्रोडक्ट बनता है फेरस से फेरिक आयन के फॉर्म में, जिसको मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में। तो ये हमारे एसिड जिसमें जो यूज होती है वो होती है N/10 HCl। N का मतलब नॉर्मलता से होता है यहाँ पे। तो HCl जो एसिड होती है वो इसमें यूज होती है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। दूसरी जो चीज लिखी है हमारी एल्कलाइन हेमेटिन मेथड। तो एसिड का मतलब होता है अम्ल, वही एल्कलाइन का मतलब या एल्कली का मतलब होता है क्षार। तो जो NaOH होता है वो एक प्रकार का क्षार होता है हमारा, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा होगा। तो उसमें N/10 नॉर्मलता वाला जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो उपयोग किया जाता है। तीसरी मेथड यहाँ लिखी है साइन-बैथ हीमोग्लोबिन मेथड, जिसमें कि एक प्रकार का ड्रैफकिंस रिएजेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो उपयोग होता है। ये बेस्ट मेथड होती है। जो भी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के लिए बेस्ट मेथड कौन सी होती है, तो साइन-बैथ हीमोग्लोबिन मेथड होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो मेथड है उसका नाम लिखा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को लिक्विड अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ये उपयोग होता है। आप पुराने पेपर देखेंगे उठा के तो रीजेंट के बारे में भी पूछा गया है कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में ऐसे लिखा है। एक एक करके अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखिए कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, जिसमें कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है आपका वह उपयोग होता है। तो कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होती है। ठीक है। ये ब्लड बैंक में आप लोगों ने देखा होगा, ब्लड बैंक में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खासतौर पर ब्लड बैंक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा रहता था नीले कलर का, तो वो ब्लड बैंकिंग में उपयोग किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है टॉलकिस्ट मेथड। तो टॉलकिस्ट मेथड जो है इसमें कलर चार्ट यूज होता है। कलर चार्ट इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखा है हमारा सेल काउंटर मेथड। तो सेल काउंटर मेथड में भी हमारा जो साइन मैथ हीमोग्लोबिन का जो प्रिंसिपल होता है, जिसमें कि ड्रैफकिंस एजेंट यूज होता है, वो हमारा सेल काउंटर में भी यूज होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड है यही बेस्ट मेथड होती है बेसिकली, कहीं ना कहीं। इसके अलावा आजकल अभी देख पा रहे हैं हम कि हमारे पास भी CSC PSC सिविल अस्पताल में एक HB डिजिटल मशीन भी होती है, आ गई है। हालांकि अलग अलग कंपनियों की कई सारी डिजिटल मशीन आपको मिलेंगी, लेकिन ये एक HB जो ग्लूकोमीटर आप लोगों ने देखा होगा उसी प्रकार से होता है। उसमें थोड़ा सा ब्लड लेना होता है और जैसे हीमोक्यूब बोलते हैं। तो नोट्स में मेंशन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कभी इसके बारे में कुछ पूछने के लिए आपसे नहीं है। यहाँ सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो लोग ने अभी CSC PSC सिविल अस्पताल में नहीं वर्किंग में है, अगर मेडिकल कॉलेज में देखा होगा तो वहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो एक डिजिटल मशीन भी आने लगी है, HB डिजिटल मशीन से बोला जाता है। छोटी सी मशीन होती है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं आप उसे, और सेल से भी चल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक भी रहती है अपनी कहीं ना कहीं, और अच्छे रिजल्ट देती है। कहीं ना कहीं हम लोग सीधे काउंटर मशीन से कंपेयर करके देखा है हम लोगों ने, तो 0.5 0.6 ऐसे वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, अगर आपने सही प्रकार से मशीन में आपने हीमोक्यूब जो उसकी स्ट्रिप होती है सही प्रकार से यूज कर रखी है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला आपने देख लिया साइलिस एसिड हेमेटिन मेथड, इसमें N/10 HCl यूज हो रहा था। एल्कलाइन हेमेटिन मेथड, जिसमें कि एक एल्कली या क्षार NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, यूज होता है। साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, जो कि ड्रैफकिंस सोल्यूशन इसमें या ड्रैफकिंस एजेंट यूज होता है। फिर नेक्स्ट हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, या फिर लिक्विड अमोनिया यूज होता है। कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो यूज होता है, जो ब्लड बैंकिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट होती है एक टॉलकिस्ट मेथड, जिसमें कलर चार्ट होते हैं हमारे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेल काउंटर जो आप लोगों ने देख रखा है, इसमें साइन मैथ हीमोग्लोबिन का जो प्रिंसिपल है और जो रिएजेंट है वही यूज होता है कहीं ना कहीं। और लास्ट एक हमारी है अभी जो ऐड करी है मैंने इस बार बताने के लिए आपको, वो HB डिजिटल मशीन है, जिसे हीमोक्यू हमारे पास जो है हीमोक्यू के नाम से हम जानते हैं। तो ये इतनी प्रकार की मेथड्स हैं कहीं ना कहीं, एक एक करके हम इनके बारे में अब बात करेंगे।
तो हमारे लिए क्या है कि 2-3 मेथड ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सारी मेथड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और लगभग सब शॉर्ट शॉर्ट में मैं सबके बारे में आपको अभी बता दूंगा। बहुत लंबी क्लास नहीं है हमारी ये वाली। जो 2-3 मेथड्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग है, जिनके बारे में आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो एचवी एस्टिमेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे साइलेस एस्टिमेटेड मेथड के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है, सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ रखी होगी। और एचवी एस्टिमेशन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अच्छा टॉपिक है, जिससे कि पूछने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एसिड यूज होती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हेमेटन रहता है बेसिकली। एसिड हेमेटन, इस वजह से क्या है, इसको साइलेस एसिड हेमेटन मेथड के नाम से हम जानते हैं। आजकल कॉलेजों में भी करवाया नहीं जाता है बेसिकली ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूजफुल नहीं है, टाइम वगैरह भी इसमें बहुत एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है। प्रैक्टिकल पर्पज से या हम स्टडी पर्पज से हम जान सकते हैं कि आता है। साथ ही साथ दूसरी चीजें भी आप धीरे करके पढ़ते चले जाएं। जो आपका, मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक लूसेंट बुक खरीद सकते हैं। लूसेंट की बुक से आप जीएस वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी वाली बुक जो है आपके पास लूसेंट की, उससे आप हिंदी वाला चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको। तो आपको जो साइड से वो पोर्शन में कवर होता जाएगा। क्योंकि मैथ कमजोर है, वो थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें साइड बाई साइड, क्योंकि मैथ के 4 नंबर आते हैं। और इसके अलावा आपको रीजनिंग, जिसकी मैथ अच्छी हो जाती है, उसकी कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी वो नंबर खींच लेता है। तो रीजनिंग में अभी आपको 4 नंबर मिलते हैं, मतलब 8 नंबर आप वहाँ से अपने इंक्रीज कर सकते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे एसिड हेमेटन साइलिस एसिड हेमेटन मेथड के बारे में। तो इसकी प्रिंसिपल की बात कर ली जाए तो हमें पेशेंट का ब्लड लेना होता है और ब्लड में मतलब बेसिकली N/10 HCl, जैसे कि आप देखेंगे कि N/10 को हम क्या 0.1 NHCl भी लिख सकते हैं। और मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि अभी अब लास्ट टाइम का जो पेपर में क्वेश्चन आया WBC की नॉर्मल रेंज वाला, तो आपने देखा था 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm जैसे उसकी नॉर्मल रेंजर्स पर इस बार पूछ लिया गया था कि 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑप्शन में आपको आया हुआ था, तो वो भी लोगों ने गलत लगाया हुआ है। मैंने खुद देखा हुआ है लोगों के आंसर की में कि लोगों ने गलत लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखें कि N/10 HCl को हम 0.1 NHCl लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जैसे 0.1 लिखी हुई है, 0.1 लिखी हुई है, तो जब हम इसमें से यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ होता है उसको हटाते हैं तो यहाँ नीचे 1 आता है, और डॉट के पीछे दशमलव के पीछे जितने भी हमारे डिजिट लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक बस लिखा हुआ तो यहाँ एक जीरो लगेगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 डिजिट होते जीरो के पीछे तो यहाँ पे 2 जीरो लगते, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वैसे ही हमारा N/10 HCl बनता है, या तो उसको 0.1 एन मतलब नॉर्मलता वाला HCl वाला भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बार, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ब्लड में हम N/10 HCl मिलाते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन रहता है हमारा, HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड है, और एसिड क्या करेगा, यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स है उसको तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, और जो हीमोग्लोबिन है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके ही कहीं ना कहीं क्या बनाता है, हमारा एसिड हेमेटन बनाता है हमारा, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही है इसका। पेपर में भी ऐसा कुछ प्रिंसिपल से रिलेटेड पूछा नहीं गया है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि N/10 HCl का उपयोग होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो रिएक्ट करके हमारा एसिड हेमेटन यहाँ पे बना रहा है। अब आगे हम बात करें तो जो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें क्या है, साइलिस हीमोग्लोबिनोमीटर इसको बोला जाता है, जो कि पूरा का पूरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लास्ट टाइम की क्लासेस में भी उपलब्ध नहीं था, एक्चुअली में हमें हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है इस समय पे। तो होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का एक बॉक्स आता है, बॉक्स में क्या होता है, कंपैरेटर स्टैंडर्ड ब्राउन बॉक्स होता है, आप सब लोगों ने देख रखा होगा, नोट्स में आपको मैं सब चीजें दे दूंगा से हालांकि। तो ये कंपैरेटर जो बॉक्स है हमारा, कंपैरेटर स्टैंडर्ड ब्राउन बॉक्स, ये ब्राउन ब्राउन कलर के आपको ये दिख रहे हैं, तो इससे आपको ये स्टैंडर्ड्स होती हैं, इससे आपको मैच करना होता है कोई भी पेशेंट का जो ब्लड है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन है। तो ये कंपैरेटर स्टैंडर्ड हमारा ब्राउन बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर यहाँ पे डालने के लिए एक HB ट्यूब होती है जिसमें कि हम ब्लड फिल करते हैं, और फिर कंपेयर करके देखते हैं हम कि कितना जो है हीमोग्लोबिन है उस पेशेंट का, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है HB पिपेट होता है, इस पिपेट की सहायता से हम क्या करते हैं, ब्लड जो है वो उठाते हैं, ब्लड लेते हैं कहीं ना कहीं HB पिपेट की सहायता से, क्योंकि ये जो 20 माइक्रोलीटर हमारा जो ब्लड है वही हमें यूज करना है पेशेंट का ब्लड, किसके लिए, इस टेस्ट को करने के लिए 20 माइक्रोलीटर ब्लड की आवश्यकता होती है। फिर एक चीज होती है स्टेरर, स्टेरर का मतलब होता है कोई जो हमारी HB पेट, हमारी जो HB यहाँ पे ये ट्यूब रहेगी उसमें ब्लड रहेगा, उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड डालते हैं, और स्टेरर की सहायता से एक पतली सी छड़ जैसी होती है जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, उसकी सहायता से हम उसको मिक्स करते जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पूरा चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, जो ट्यूब है बेसिकली वो हमारे पास उपलब्ध नहीं, लेकिन मैं आपको डायग्राम में सब दे दूंगा किस प्रकार से होती है, कैसी रहती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये इसके कुछ चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये ग्रेजुएटेड वर्ड कहीं भी मिलेगा आपको, तो ग्रेजुएट का तो मतलब है कोई भी जो ट्यूब है, अगर यहाँ पे ट्यूब की बात हो रही है या कोई भी चीज है, ग्रेजुएटेड स्केल बोला जाता है, ग्रेजुएट ट्यूब बोला जाता है। तो ग्रेजुएट का मतलब मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन की ट्यूब होती है आप बोल सकते हैं, उसमें ना मार्किंग होती है, कैसे मार्किंग होती है उसमें, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ये HB ट्यूब होता है इसको हिलियज ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइलिस एसिड हेमेटन मेथड में जो हमारा ट्यूब यूज होता है उस ट्यूब का नाम क्या है, तो हिलियज ट्यूब बोला जाता है, या फिर ये बोल देंगे हिलियज ट्यूब है, तो वो किस आपको मेथड में यूज होती है,
तो मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि जिन्होंने पहले मुझसे नहीं पढ़ा होगा और जो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते तो 90% स्टूडेंट ऐसा चीज़ का आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब कॉलेज में हमें पढ़ाया गया तो हमें भी कभी नहीं पढ़ाया गया था कि हीलियस ट्यूब नामक कोई ट्यूब होती है जिसको ही एचबी ट्यूब बोला जाता है। तो एचबी ट्यूब को क्या बोलते हैं, हमारे जो साइलेंस एसिड मेथड में एचबी ट्यूब होती है यूज होती है उसको हीलियस ट्यूब के नाम से भी हम जानते हैं। अभी ये कुछ इस प्रकार की होती है, आप सबने कॉलेज में देख रखी होगी, चाहे वो प्राइवेट से पढ़े होंगे गवर्नमेंट से पढ़े होंगे, तो सबने एक्चुअल में ये देख रखी होती है। तो इसमें मार्किंग दो तरफ होती है हमारी। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है हमारी हीमोग्लोबिन ट्यूब जो हम यूज कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं, तो उसमें जो मार्किंग होती है वो दो दो तरफ से होती है, आप लोगों ने ऐसे देख रखा होगा। तो हमें क्या है, ये एचबी जो पीपेट होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं कि आप सबने देख रखा होगा, उसके मैंने क्या नोट्स में लिखा हुआ है हालांकि कि कैसी प्रोसीजर होती है, वैसे प्रोसीजर आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें होता यह है कि सबसे पहले हमें कोई भी जो पेशेंट है उसका ब्लड तो कलेक्ट कर लेना है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब को लेना होता है और इस ट्यूब में हम यहाँ दो तक, जहाँ आपको दो मार्किंग दिख रही है ना, यहाँ दो मार्किंग तक हम भरते हैं पहले क्या N/10 HCl जो है, और वो हम दो मार्किंग तक हमारे लेते हैं। इसके अलावा दो मार्किंग का हम N/10 HCl लेते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, वो ब्लड को हम इसमें डालते हैं और 10 मिनट के लिए इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रख देते हैं, और उसके बाद में हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर से इसका डाइल्यूशन करते हैं। और जो हमारा ये कंपरेटर बॉक्स होता है बेसिकली, इसमें हम कंपरेटर बॉक्स में ट्यूब को डाल के कलर मैच करके देखते हैं कि कलर कहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ट्यूब है, हालांकि ये है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये ट्यूब है तो इसको ऐसे अंदर डाल देते हैं और ऐसे कलर मैच करना होता है कि कलर हमारा कहाँ पे शो कर रहा है। इस प्रकार से इसको मैच करके देखा जाता है, जो कि आजकल कहीं भी लगभग नहीं किया जाता है, मतलब मैंने तो अभी अपने कॉलेज लाइफ में भी कभी नहीं देखा कि कोई कर रहा हो, तो कहीं किया तो नहीं जाता है, लेकिन इस प्रकार से इसमें चीजें होती हैं। पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारी ये ट्यूब होती है, ट्यूब में दो प्रकार से मार्किंग होती है। एक तरफ की मार्किंग में देखिए ऐसे आपको इस तरह से मार्किंग दिखेगी, दूसरी तरफ की मार्किंग ऐसे दूसरी तरफ से आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो मार्किंग है उसमें क्या है, आप देखेंगे 2 से लेके 22 तक ऐसे मार्किंग देखने के लिए मिलती है। और आप यहाँ पे एक चीज देखें कि मार्किंग दो प्रकार से, ग्राम परसेंटेज में और ग्राम पर डेसीलीटर में। तो ये 2 से लेके जो 22 तक की मार्किंग है, ये हमारी किस में है, ग्राम पर डेसीलीटर में है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राम पर 100 में होती है। वहीं दूसरी तरफ की आप मार्किंग देख पा रहे हैं तो ये है हमारी 10 से लेके 140 तक होती है, वो ग्राम परसेंटेज में होती है। ठीक है, नोट्स में आपको क्या है कि एक अलग स्टेप में देखने के लिए मिलेगा। तो ग्राम पर डेसीलीटर में एक तरफ मार्किंग होती है और एक तरफ होती है हमारी ग्राम परसेंटेज में हमारी मार्किंग होती है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो 14.5 हमारा ग्राम पर डेसीलीटर है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। लेकिन जनरली आप अगर देखते हैं तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है कि जो आप रीडिंग देते हैं वो ग्राम पर डेसीलीटर में ही आप देते हैं, और ग्राम पर डेसीलीटर को ग्राम पर 100 भी आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो इसमें शो करता है हमारे ट्यूब में,
वो किसके बराबर होता है, वो 100% के बराबर होता है कहीं ना कहीं। तो ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम एक्चुअल में हिलियस ट्यूब बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रकार से मार्किंग होती है। एक तरफ होती है मार्किंग 2 से लेके 22 तक। तो ये इस सब की मार्किंग को हम ग्राम पर डेसीलीटर या ग्राम पर 100 में बोलते हैं। वही जो दूसरी तरफ मार्किंग होती है वो होती है हमारी 10 से लेके 140% तक, प्रतिशत तक होती है। और उसमें भी जो 14.5 से जो हमारा रहता है एक्चुअल में जो वैल्यू है जहाँ पे ग्राम पर डेसीलीटर की, वो किसके 100% के बराबर होती है। अभी जो नई हेलियस ट्यूब चल रही है उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, बेसिकली वैसे बहुत कम जगह साइलिस मेथड से अब लगाया जाता है, लेकिन ऐसी स्टैंडर्ड ट्यूब पाई जाती है। तो इससे कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं कि जो मार्किंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो 2 से 22 तक रहती है हमारी ग्राम पर डेसीलीटर तक। या फिर ग्राम परसेंटेज या में कहाँ तक रहती है, तो ग्राम परसेंटेज में हमारी 10 से लेके 140% तक होती है। जो हमारा 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है वो, या फिर 100% जो है हमारा, वो किसके इक्विवेलेंट होता है ग्राम पर डेसीलीटर में। इस प्रकार से 2-3 छोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अब यही ट्यूब रहती है। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ 2 मार्किंग तक हम बेसिकली उठा के डालते हैं। हम N/N जो HCl होता है वह डालते हैं। 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं। ब्लड यहाँ ऊपर से इसमें डाल देते हैं। ब्लड डालने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद में इसमें हम ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं, क्या, वाटर, डिस्टिल वाटर के माध्यम से हम इसको डाइल्यूट करते हैं। और जो कंपरेटर बॉक्स होता है, कंपरेटर बॉक्स जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें जो ब्राउन कलर की स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ब्राउन कलर के, इनमें यहाँ पे हम मैच करके देख लेते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। तो इस प्रकार से इसको किया जाता है। अब बात करें अगर इसकी, तो इसमें ना कुछ लाभ है हमारे पास। लाभ हमारे पास ऐसे हैं कि क्या है कि ये एक चीप मेथड है, कहीं ना कहीं सस्ती मेथड है। बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्ट होता है इसमें, क्योंकि HCl वगैरह का थोड़ा बहुत एकदम मिनिमम कॉस्ट होता है। इसके अलावा इजी होती है, कहीं भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती हमें, किसी प्रकार की भी हमें ऐसे नहीं है कि बैटरी की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार की चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती। लाइट गोल है तो भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं कई सारे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही डिसएडवांटेज में से HCl की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप बिना HCl के नहीं कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आपको आपको इसमें कहीं ना कहीं समस्या ये चीज़ की आती है कि जो आपके ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कंपरेटर बॉक्स होता है। इसमें ये ब्राउन कलर के जो स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे क्या समय के साथ ना फेड होते जाते हैं। फेड मतलब धुंधले होते जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो गिरती चली जाती है। तो जो अगर आप ये पुराने यूज़ करेंगे कंपरेटर बॉक्स, तो उसकी जो रीडिंग है आप लेंगे, वो रीडिंग सही नहीं आएगी, पहली बात। इसके अलावा आपको एक और चीज़ है कि ये कंपरेटर बॉक्स है बाय द वे, तो आपने, ये तो फेड हो गया है तो चलो एक और एक समस्या हो गई, मान लो नया भी ले रहे हैं, लेकिन जैसे मुझे ही चश्मा लगता है और दूसरों को नहीं भी लगता होगा, तो मैं बिना चश्मे के देखूंगा तो मुझे हो सकता है रीडिंग सही तरीके से न दिखे। वैसे मुझे पास का अच्छे से दिखता है, लेकिन जिनको नहीं दिखता हो बाय द वे, तो उनके साथ समस्या रहेगी कि वो क्या है, रीडिंग सही तरीके से नहीं देखेंगे, तो देखने में भी उनकी एरर हो सकती है, किसी प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। तो उसमें भी सही रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो इसमें ना एरर है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली इसमें एक एरर है कि ये लगभग 1 ग्राम पर डेसीलीटर तक ना रिजल्ट सही शो नहीं करती। इस प्रकार की भी इसमें एक समस्या देखने के लिए आपको मिलती है। और भी हम बात करें तो कुछ प्रकार के हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, जैसे मैथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन। ये भी क्या है, ये एसिड हेमेटिन में ना परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, साइमथ हीमोग्लोबिन, कुछ और हमारे हीमोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं जो कि ये परिवर्तित नहीं होते एसिड हेमेटिन में। अब ये परिवर्तित ही नहीं होते हैं तो आपको क्या है, रीडिंग जो है वो लो देखने के लिए मिलेगी, एकदम एक्चुअल रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक सबसे और आप देखेंगे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इसका, वो ये है कि इसमें रीडिंग कहाँ से देख सकते हैं आप, 2 ग्राम पर डेसीलीटर से आप रीडिंग देख सकते हैं कहीं ना कहीं। समस्या ये है कि अगर माइदफिक ऐसा होता है, हमने भी देखा है किसी के हीमोग्लोबिन में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको, 1.5 हीमोग्लोबिन है, तो 1.5 हीमोग्लोबिन इसमें आप कहीं ना कहीं मेजर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रीडिंग चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है, 2 ग्राम पर डेसीलीटर से इसकी रीडिंग चालू होती है। तो 2 ग्राम पर डेसीलीटर के नीचे वाले जो भी हीमोग्लोबिन है किसी भी व्यक्ति के किसी भी कारणवश आ रहे हैं, तो वो आप इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ इसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अगर हम साइलिस एसिड एमिटेड मेथड से करते हैं तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
पर पुराने ज़माने में ये चीज़ प्रथा आई थी करने की, ये इसको करा जाता था पहले के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी उस ज़माने के हिसाब से। और जैसे डेवलपमेंट होता चला गया है तो आजकल तो सीबीसी मशीन भी बहुत सारी जगहों पे उपलब्ध रहती है, तो आज तो डायरेक्ट सीबीसी करवा लिया जाता है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको एक एचबी डिजिटल मशीन हीमोक्यू के नाम से बताई हुई है, वो उससे किया जाता है। ज़्यादातर जगहों पे आप सीएससी पीएससी लेवल पे अभी अगर आप देखेंगे, जहाँ पे मान लीजिए किसी के पास नहीं भी है अगर सीबीसी काउंटर मशीन, तो वहाँ पे भी उपलब्ध होती है मशीन है। तो वहाँ उससे कर लिया जाता है, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और क्विक रिजल्ट हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए हेवीएस्ट ट्यूब, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जो ट्यूब होती है, ट्यूब में दो प्रकार से मार्किंग होती है, 2 से 22 तक, एक तरफ 10 से लेके 140 तक की मार्किंग होती है। एक तरफ ग्राम परसेंटेज में हम हमारी वैल्यूज देते हैं, जो कि 10 से लेके 140% तक होती है। दूसरी तरफ हम ग्राम पर डेसीलीटर या ग्राम पर 100 में, डेसीलीटर को क्या है हम 100 से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें विशेषकर याद रखें, क्योंकि अभी जब माइक्रोलीटर वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, डब्ल्यूबीसी का आया था, वो भी लोगों ने गलत किया है। तो ग्राम पर डेसीलीटर या ग्राम पर 100 में हम रीडिंग्स दे सकते हैं इसकी कहीं ना कहीं। और जो रेंज है वो 2 से 22 है और 10 से लेके 140 है। 14.5 जो स्टैंडर्ड है इसका, वो किसके बराबर होता है, वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं। टेस्ट लगाने का मेथड अभी तक आपसे वैसे पूछा नहीं जाता है कि कैसे कैसे लगाए जाते हैं। मैंने इसके आपको ड्रॉबैक्स बता दिए हैं कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, वो चीज मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी, कि इजी है, सस्ता है, कहीं भी आप कर सकते हैं, 10 मिनट में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स भी इसके बहुत सारे हैं। ड्रॉबैक भी मैंने आपको बता दिए हैं कहीं ना कहीं, कि एचसीएल हमें आवश्यक है इसके लिए बहुत ज़्यादा, कि एचसीएल रहे। इसका जो कंपरेटर बॉक्स है उसमें जो ब्राउन कलर के रॉड या स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, वो क्या समय के साथ धुंधले होते जाते हैं, तो पुराने अगर आप यूज़ करेंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी। इसके अलावा 10 मिनट, कम से कम एक टेस्ट को करने में 10 मिनट का समय भी देना पड़ता है, वो भी बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। हमारे यहाँ कैंप लगता है हॉस्पिटल में, तो अभी लास्ट दिन ही सैटरडे को कैंप था, तो 80 से भी ज़्यादा पेशेंट थे हमारे पास। इवन अराउंड 85-90 तक चले गए होंगे। तो 10-10 मिनट हम सबके लिए अगर देंगे तो हम तो टेस्ट ही नहीं लगा पाएंगे। इतने लोगों की हम कैंप चेकअप नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। इसके अलावा विजुअल एरर है, जिसकी आंखें सही नहीं है वो सही रीडिंग नहीं दे सकता है, 1 ग्राम तक रीडिंग सही नहीं आती है। जो बच्चों के हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन है, वो भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन एचबीएफ जो रहता है बच्चों में, वो भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है एसिड हेमेटन में, जिस वजह से क्या है उनकी रीडिंग्स भी सही नहीं आती है। इसके अलावा 2 ग्राम पर डेसीलीटर से कम वाले हीमोग्लोबिन को मेजर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई सारे डिफेक्ट है। दूसरा जो मेथड है वो हमारा है एल्कलाइन हेमेटन मेथड। ठीक है, दूसरी जो मेथड का नाम है वो एल्कलाइन हेमेटन मेथड। अभी तक इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी बात है, हम जो पढ़ लेंगे 2 मिनट की बात है। इसमें भी क्या है, सेम टू सेम एसिड साइलेंस एसिड हेमेटन मेथड की तरह ही होता है बेसिकली कहीं ना कहीं। तो ब्लड को मिक्स करते हैं यहाँ N/10 NaOH के साथ में। NaOH क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का मतलब होता है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड।
तो वहाँ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही उपयोग कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का एल्कली या क्षार होता है उसका उपयोग करते हैं। तो जो ब्लड बनता है वो हमारा क्या है, जैसे वहाँ एसिड हेमेटन बन जाता है, यहाँ एल्कलाइन हेमेटन हमारा ब्लड जो है वो परिवर्तित होता है। और हम बात करें तो ये मेथड भी इतनी यूजफुल नहीं होती है, ना ही की जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत मतलब न्यू बॉर्न बेबीज यहाँ पे जो एकदम है छोटे बच्चे, उनमें क्या होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन होता है। मैंने आपको हीमोग्लोबिन ऑलरेडी पढ़ा रखा है पिछली क्लासेस में, जो बाद में ज्वाइन करना है पुरानी क्लासेस जाके देखेंगे। तो फीटल हीमोग्लोबिन या HbF जिसे आप बोलते थे, तो HbF जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, एल्कली के लिए। ठीक है, एल्कली मतलब यही जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि उसके में जो HbF है वो हमारा परिवर्तन नहीं होता है एल्कलाइन हेमेटन में, जिस वजह से क्या है कि ये रीडिंग्स ये भी सही नहीं देता है। तो इसका और ज़्यादा हमारे लिए उपयोग नहीं है, ना ही पेपर में से रिलेटेड ज़्यादा और कोई चीज़ें पूछी गई हैं आज तक कभी भी। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। सबसे मेन हमारा क्या है, साइलेस एसिड हेमेटन मेथड है आपके लिए। हिलियस ट्यूब होती है, उसमें दो तरफ मार्किंग होती है। आगे आपको एक साइमथ हीमोग्लोबिन मेथड रहेगी और कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। कहीं ना कहीं ये दो तीन मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दो तीन मेथड जो ऐसी है जो सिर्फ आपको पता हो उतना ही बहुत होता है। कभी आप अभी जब नौकरी लग जाएगी जाओगे तो कई जगह पे क्या है, स्टूडेंट्स रहते हैं वो पूछते हैं आपसे, मिलते हैं आपको, स्टूडेंट पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स को आपको बताने के लिए क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम के पेपर को मद्देनजर देखते हुए ये भी सोचना चाहिए लोगों की ऐसी चीज़ें पूछी भी जा सकती है इस बार के पेपर में। ठीक है, तो दो मेथड हो गई हैं, हम तीसरी मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरी मेथड जो हम देखने वाले हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड जो है हमारी नेक्स्ट मेथड का नाम है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन को किसके साथ मिक्स करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप उसको लिक्वर अमोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो लिक्वर अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे बोलते हैं NH4OH। ठीक है, NH4 का मतलब अमोनियम है हमारा यहाँ पे, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है। तो इससे जब मिक्स करते हैं तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। एक प्रकार की कैलोरीमेट्री मेथड है जिसमें कि आगे फिर हमें कैलोरीमीटर में हमारा जो रेंज है वो सेटअप करके इसकी रीडिंग ले लेनी होती है। इससे भी कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको छोटी मोटी चीज़ें जो हैं जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होना है आपका, वो पता होनी चाहिए। तो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड और होती है हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का को मिक्स करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम, तीन देख ली हमने, चौथी बात करेंगे टॉलकिस्ट मेथड की।
डायग्राम वायग्राम आपको सब इसके बहुत अच्छे मिल जाएंगे एक्चुअल में। मैंने पीडीएफ नोट्स में सब डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेंगे उसमें। तो बेसिकली टॉलकिस्ट मेथड आप सबसे इजी तरीका है समझने का। इसमें ऐसा कोई विशेष साइंस नहीं है। जो एरिया से रूरल एरिया जो रहते हैं, मतलब एकदम ग्रामीण इलाके रहते थे, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना कि ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी पहले के टाइम पे, खासतौर पे। अब तो काफ़ी जगहों पे बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध नहीं रहती थी। तो वहाँ पे जो आशा एएनएम एमपीडब्ल्यू रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें एक्चुअली में सिखा दी जाती थी कहीं ना कहीं तरीके से कि बहुत टेक्निकल काम नहीं रहता। तो लगभग आप हीमोग्लोबिन दे सकते थे। तो बहुत सारी जो लेडीसें हैं, गर्भवती महिलाएं, वो क्या है, जांच कराने तक नहीं आती, 100 सेकेंड तक नहीं आ पाती थी। और भी जो दूसरे पेशेंट्स होते थे, कहीं मलेरिया हो गया, किसी को दूसरी चीजें हो गई, अगर या किसी को करवाना है हीमोग्लोबिन, उसके लिए रहता था। तो एक ऐसी स्टेप्स ही रहती है, जैसे कागज रहता है, फिल्टर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, वॉटसन फिल्टर पेपर, उस प्रकार की ऐसी स्टेप होती है। और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड जो है यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं हम। एक ही स्टेप क्या कई पेशेंट में भी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ जगह रहती है बहुत सारी जगहों पे ऐसे यूज करने के लिए। और एक प्रकार का इस प्रकार का चार्ट होता है, ठीक है, एक चार्ट होता है, कलर चार्ट है हमारे पास ऐसा, जिसमें ना यहाँ पे कलर भी अलग अलग रहता है, शेड इसके अलग अलग रहते हैं थोड़े। जैसे कि आप लोगों ने फेयर एंड लवली के ऐड में देख रखा होगा, लड़कियां एक काले, थोड़ी कम गोरी लड़की है, वो लगा फेयर एंड लवली लगाती है, और वो उसको दिखाते हैं कि शेड चेक करती जाती है, और फिर उसके बाद ज्यादा गोरी होती चली जाती है फेयर एंड लवली लगा के। तो ऐसा होता नहीं है, फिर सब मैंने बहुत लगाई है, तो उससे गोले तो नहीं होते, लेकिन उसी प्रकार का एक चार्ट होता है ये। और उस चार्ट में क्या करते हैं हम, कैसे रीडिंग्स रहती हैं, 2 से 4, मतलब रीडिंग्स के यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग रहती हैं, वो मैंने सिर्फ मन से लिख दी हैं। तो इस प्रकार से इसमें से रीडिंग्स होती हैं, और हमें एक ड्रॉप ब्लड लेना होता है। इस प्रकार से जो गोले होते हैं, गोले में हम क्या करते हैं, इसको स्टेप को यहाँ पे लाते हैं, और स्टेप में यहाँ पे से हमारा गोला है, यहाँ पे स्टेप है, तो यहाँ पे हम ऐसे मैच करके देखते हैं। जो कलर है, यहाँ पे कलर दिख रहा है हमको, उसमें मैच करके देखेंगे तो 2 से 4 में दिख रहा है हमें। यहाँ मैच करके देखेंगे, मैच करके देखेंगे, जहाँ पे हमें ऐसा समझ में आता है कि जो हमारी स्ट्रिप में जो ब्लड है, उसका कलर और इसका कलर मैच कर रहा है, बेसिकली वो ही हमारी रीडिंग होती है। तो लगभग एक अंदाजन के हिसाब से हमें देनी होती है रीडिंग। इसमें एक अंदाजा के हिसाब से हमें रीडिंग देते हैं। एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल नहीं होता है इसमें, कहीं ना कहीं लोगों के, जैसे मैंने पहले ही बताया है, साइलिस में भी दिक्कत थी, और फिर भी साइलिस तो काफी एक्यूरेट था। लेकिन इसमें ये दिक्कत रहती है, मान लीजिए कि अब कोई टेक्नीशियन है या कोई और भी व्यक्ति है जो चश्मा लगाता है, वो लेके नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कलर उतने अच्छे से दिखाई देंगे नहीं। और जिसको आरजीबी इफेक्ट हो सकता है, किसी प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, रेडिश से मिक्स सा दिखता है आपको, तो वो व्यक्ति भी इसको सही प्रकार से रीडिंग नहीं दे सकता। लेकिन गांव के हिसाब से और रूरल एरियाज के हिसाब से ये मेथड कहीं ना कहीं उस समय पे ठीक ठाक थी, तो यूज की जाती थी। ठीक है, तो टॉलकिस मेथड में और कुछ नहीं होता, कलर चार्ट है हमारे फेयर एंड लवली की तरह ही, और उसको मिला के दिया जाता है। इसका कोई विशेष और योगदान नहीं है अभी। आजकल अब ये भी प्रयोग नहीं होता है ज़्यादातर जगहों पे, तो हम देखते आ रहे हैं, खासतौर पे हमारे जबलपुर में तो काफ़ी सारी सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। बहुत सारी जगहों पे अब डिजिटल मशीन है, वो एचबी डिजिटल मशीन उपलब्ध रहती है, छोटी छोटी पीएससी में भी, तो उससे अब टेस्ट कर दिए जाते हैं, तो इतनी समस्या नहीं होती है। सेल काउंट तो बता ही दिया आपको, साइमेथ हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेल काउंटर एक हो गया, फिर छठवीं एक हमारी आप देखेंगे तो होगी कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ठीक है, कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज किया जाता है बेसिकली।
कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड जो होती है हमारी, जो लोग खासतौर पर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किए होंगे, रेगुलर पोस्टिंग वगैरह जाते होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं जाते तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए, नहीं भी जाते तो वो समझता नहीं है। आज सब चले जाएंगे, सबको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से करते हैं। बाकी उनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मेथड का नाम है कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो इसमें आप दो चीज़ विशेषकर समझ पा रहे होंगे कि जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। CuSO4 का हमारा इसमें एक सोल्यूशन बनाना होता है जो कि यूज़ करते हैं हम। और लिखा है आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जब हम यूरेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना समझ लें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिनको नहीं पता है तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, ये हमारे पास एक ऑलरेडी स्टॉक सोल्यूशन रहता है। स्टॉक सोल्यूशन से हमें वर्किंग सोल्यूशन बनाने होते हैं। तो जो वर्किंग सोल्यूशन हम बनाते हैं वो इस हिसाब से हम बनाते हैं कि जो मेल होता है उसके लिए हम बनाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो सोल्यूशन होता है उसका उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि 13 ग्राम पर डेसीलीटर के इक्विवेलेंट या बराबर उसमें हीमोग्लोबिन की हम कंसंट्रेशन मान के चलते हैं कि रहती है, कि वो झेल सकता है कहीं ना कहीं। वहीं फीमेल में हम बात करें तो 1.053 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है, ठीक है। मेल के लिए अलग है, थोड़ी सी फीमेल के लिए अलग है। वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 12 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन के बराबर होती है। मेथड बहुत ही सिंपल सी है, कोई बहुत लॉजिक्स नहीं है इसमें। तो ब्लड बैंक में यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे पहले के टाइम पे, आजकल तो मेरे ख्याल से लेटेस्ट में अपडेट होके डिजिटल मशीन लग गई है, तो डायरेक्ट HB डिजिटल मशीन से कर दिया जाता है, ठीक है। पर पहले के टाइम पे क्या करते थे कि पेशेंट आता था तो जो भी डोनर है, डोनर चाहता है करना, तो डोनर क्राइटेरिया होता है। डोनर क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ऐसा भी है जिसमें पूछा जाता है, वेट वगैरह तो रहता ही है, साथ ही साथ की जो पेशेंट जो डोनर आया है उस डोनर का हीमोग्लोबिन कितना है। तो एटलीस्ट उसका हीमोग्लोबिन क्या है, 12.5 रेंज मानी जाती है। 12.5 रेंज 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसका डोनर ब्लीड करवाना चाहिए। वहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन से फीमेल के लिए 12 ग्राम तक है, मेल के लिए 13 ग्राम तक है। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले सोल्यूशन बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश सैंपल, फ्रेश सोल्यूशन बनाना होता है, पर डे सोल्यूशन बनाया जाता है। आजकल तो नहीं बनाते, तो पहले बनाते तो पर डे सोल्यूशन बनाना होता है। और इस सोल्यूशन का उपयोग करके पहले जो भी हमारा डोनर आएगा उसका क्या है, हीमोग्लोबिन करके देखना होता है। करने की मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बीकर लेना है, फ्रेश सोल्यूशन बनाना है। मान लीजिए ये मेल के लिए है तो मेल के लिए रहेगा कितना, 1.055 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का इसमें यूज होना है। और अगर मान लीजिए फीमेल है तो फीमेल में 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला कॉपर सोल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो यूज करना होता है। पेशेंट क्या फिंगर प्रिक करेंगे, एक ड्रॉप ऐसे उंगली से उससे ब्लड उसका गिराएंगे यहाँ पे, किससे, 1 सेंटीमीटर की हाइट से हम ब्लड ड्रॉप गिराते हैं। ब्लड ड्रॉप क्या है, दो कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, दो कंडीशंस के अनुसार हमें देखना होता है, सिंक और फ्लोट। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, सिंक का मतलब होता है कि अंदर मतलब जैसे हाँ यहाँ ड्रॉप रहेगी वो अंदर चली जाएगी, अंदर घुस जाएगी कहीं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं सिंक या डूब जाना। फ्लूट का मतलब होता है तैरते रहना। तो ही कंडीशन हो सकती है, हमने ड्रॉप ब्लड डाली तो ही कंडीशन हो सकती है। तो अब एक ड्रॉप हमने ब्लड यहाँ से छोड़ी है तो जो ब्लड है वो यहाँ पे आ गया है वायरस, ठीक है। ये ब्लड की ड्रॉप जो है वो यहाँ पे आ गई है। इसको हम क्या करते हैं, 15 से 20 सेकेंड तक ऑब्जर्व करते हैं। कहीं 10 से 15 सेकंड्स भी आपको मिल सकता है, 10 से 15, 15 से 20 सेकंड तक इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो 15 से 20 सेकंड ऑब्जर्व करने के बाद यह देखना होता है
है, फ्लोट हो रही है। फ्लोट का मतलब तैर रही है या सिंक हो रही है, डूब गई है। ये दो चीजें हमें देखनी होती है। तो बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए कोई भी चीज क्या है, भारी होती है तो वो क्या है, डूब जाएगी। जो भी चीज हल्की रहेगी वो आपको तैरते हुए देखने के लिए मिलती है पानी में कहीं ना कहीं। तो उससे आप कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता है कि सिंक हो रही है, डूब जा रही है, मतलब कि हमारी भारी है, ब्लड ड्रॉप क्या है, भारी है। मतलब कि जो हमारा पेशेंट है, जो डोनर आया है बेसिकली, उसका जो हीमोग्लोबिन है 13 ग्राम से ज्यादा हुआ। ये ग्रेटर का साइन होता है, बड़े का। कोई भी चीज ज्यादा है ना तो उसको दर्शाने के लिए होता है। तो 13 ग्राम से ज्यादा अगर उसका हीमोग्लोबिन है तो जाहिर सी बात है ब्लड ड्रॉप 15 से 20 सेकंड के अंदर क्या है, डूब जाएगी अंदर। वहीं अगर जो हमारा डोनर है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 13 ग्राम से कम है, तो क्या करेगी, जो हमारी ब्लड ड्रॉप रहेगी वो यहाँ पे तैरती हुई, फ्लोट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो सिंक का मतलब है डूब जाती है, फ्लोट का मतलब होता है तैरती हुई रहती है। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो डूब जाएगी, क्योंकि वो भारी है। हमारी हीमोग्लोबिन की ड्रॉप क्या है कि भारी रहेगी, इसलिए वो डूब जाएगी। और वही अगर हीमोग्लोबिन जो है हमारा, या जो हमारी हीमोग्लोबिन ब्लड में है, वो अगर कम है तो वो क्या है, हमारी जो ब्लड ड्रॉप रहती है वो फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो ये दोनों के लिए कंडीशन लिखी है, मेल के लिए लिखी है। अगर मेल का हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से ज्यादा है तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले सोल्यूशन जब हम उसमें डालेंगे तो वो डूब डूब जाएगी ड्रॉप जो है हमारी 15 से 20 सेकंड के अंदर। अगर हल्का है तो वो क्या रहेगा, तैरती रहेगी, फ्लोट होती रहेगी। वहीं फीमेल के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से डालना होता है, फ्रेश फ्रेश सोल्यूशन बनाना होता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप ये दो वैल्यूज याद रखेंगे इसके लिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंक में यूज होने वाली मेथड का क्या नाम है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ एचपी डिजिटल मशीन भी यूज होती है आजकल, लेकिन ब्लड बैंक में यूज होने वाली जो हमारी मेथड है, प्राचीनतम मेथड से बोलते हैं, वो हमारी क्या है, कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है। तो ब्लड बैंक में यूज होने वाली मेथड का नाम ये है। ये हमारे सोल्यूशन बनाए जाते हैं कॉपर सल्फेट के। सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है तो 1.055 मेल के लिए बनाया जाता है कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन, जिसको माना जाता है कि 13 ग्राम पर डेसीलीटर के हीमोग्लोबिन के बराबर होता है। वहीं जो फीमेल के लिए बात करें तो 1.053 वाला जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी सोल्यूशन, वो हमारा 12 ग्राम पर डेसीलीटर की हीमोग्लोबिन की रेंज के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा मात्र एक चीज रह गई है, जो कि हमारा साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और क्लास समाप्त करेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको नहीं पता होगा वो भी समझ गए होंगे कि कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक मेथड कैसे की जाती है। नोट्स में आपको क्या थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा सिस्टमेटिकली तरीके से। यहाँ क्या है, आपको समझना बहुत जरूरी होता है। लास्ट टाइम भी हम टेस्ट लेते तो उससे छोटी छोटी चीज़ें क्या है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत करते हैं। वही चीज़ मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ कि होता यही है, छोटी छोटी चीज़ें इंसान गलत कर देता है। एक लास्ट मेथड हमारी जो रह गई है आज की क्लास के लिए, वो साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड इसी को माना जाता है। तो इसमें जो रीजेंट यूज होता है उसका नाम है ड्रैपकिंस रीजेंट। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। रीजेंट से डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे।
तो रीजेंट इसमें इंपॉर्टेंट रेफरेंस रीजेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि रेफरेंस रीजेंट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले के पेपरों में भी पूछे गए हैं। तो रेफरेंस रीजेंट में कौन कौन से कंटेंट है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल अभी तक कहीं ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये कि कैसे कार्य हो रहा है वो चीज़ बताने के लिए बस यहाँ लिखा गया है। तो एक जो लास्ट मेथड है ये साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड से बोला जाता है। ये एक बेस्ट मेथड होती है, मतलब कि सबसे बेस्ट मेथड अगर माना जाता है तो इसे ही माना जाता है। जो सेल काउंटर होते हैं हमारे वो भी इसी कहीं ना कहीं इसी के प्रिंसिपल पे, इसी रीजेंट के ऊपर निर्भर करती है। इसमें जो रीजेंट यूज होता है उसको बोलते हैं डैप्किंस रीजेंट। ठीक है, तो डैप्किंस रीजेंट में क्या क्या यूज होता है हमारा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है। इसके अलावा हमारा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, नॉन आयोडेट डिस्टिल वाटर वगैरह, ऐसा 3-4 चीजें होती है। कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नोट्स में ऑलरेडी। आप ही समझ लें प्रिंसिपल के बारे में। तो पहली बात तो आपको वैसे क्वेश्चन याद रखना रहेगा कि डैप्किंस रीजेंट किसमें, तो डैप्किंस रीजेंट साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट मेथड होती है। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है प्रिंसिपल इसमें कि ब्लड जो होता है, ब्लड को मिक्स करते हैं डैप्किंस रीजेंट के साथ में। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली आरबीसी होती है, वो लाइस होती है, वो टूटती हैं और उसमें से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलता है हमारा। आरबीसी टूटती है और उसमें से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। और हीमोग्लोबिन आगे जाके फिर क्या है, जो हमारे डैप्किंस रीजेंट में उपस्थित हमारे जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है उसके साथ में क्या करेगा, क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। और मैथ हीमोग्लोबिन जो है हमारा सॉरी पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। मैथ हीमोग्लोबिन पोटेशियम साइनाइड के साथ में जो कि डैप्किंस रीजेंट में उपस्थित होता है उससे रिएक्ट करके फाइनली क्या बना के देता है, हमें साइन मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, HICN का मतलब साइन मैथ हीमोग्लोबिन होता है। एक प्रकार की कैलोरीमेट्रिक मेथड होती है ये, 540 नैनोमीटर जो कि ग्रीन फिल्टर होता है उसमें हमें इसको लगा करके देख लेना होता है। तो आजकल ये सब किया नहीं जाता है, बेसिकली सेल काउंटर होते हैं, सेल काउंटर से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हम उससे कर लेते हैं या एचबी डिजिटल मशीन से कर लेते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साइन मैथ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की सबसे बेस्ट मेथड हमारी होती है। डैप्किंस रीजेंट यूज होता है। रीजेंट के में जो पाया जाने वाला पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एक्सेट्रा है, वो सब लिखा हुआ है नोट्स में आपको ऑलरेडी। इसमें जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो क्या होता है हमारा, 600 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पर लीटर सोल्यूशन वाला जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इसमें यूज होता है जैसे आप समझते हैं बायोकेमिस्ट्री के स्टैंडर्ड्स, उसी प्रकार से साइन मैथ हीमोग्लोबिन का जो स्टैंडर्ड होता है, तो 600 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पर लीटर वाला जो हमारा सोल्यूशन रहेगा वो किसके बराबर रहता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल लिखी हुई है, पढ़ने हुए तो पढ़ लीजिएगा। बहुत इसमें से अभी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और आता भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा साइन मैथ हीमोग्लोबिन का सोल्यूशन जो फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है ना, ये एक प्रकार का स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि ये चेंज नहीं होता है और इस वजह से इसकी रीडिंग अगर हम थोड़ा लेट भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं सही आती है। वहीं हम बात कर रहे थे जो हमारा साइलिस में था एसिड हेमेटेन हमारा जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट, तो एसिड हेमेटेन वाला जो प्रोडक्ट है ना वो धीरे धीरे क्या समय के साथ में उसका कलर फेड हो जाता है, जिस वजह से हम उसकी जो रीडिंग है उसको सही समय पे लेना होता है, नहीं तो हमारे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। 5 मिनट की क्लास हमारी और रह गई है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो ये हमारे 7 हो गए। इसके अलावा एचपी डिजिटल मशीन में होती है और उससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, उसमें एक छोटी सी स्ट्रिप जैसी लगानी होती है और
एक ड्रॉप मतलब एक ब्लड रहता है, उसमें ब्लड कैपिलरी एक्शन के जरिए ब्लड क्या है अंदर सक हो जाता है और उसको सिर्फ लगा देते हैं, जैसे कि आपने ग्लूकोमीटर देखा होगा, उस प्रकार टाइप की मशीन रहती है कहीं ना कहीं। पाँच मिनट की क्लास हमारी और रह गई। जो भी ऐसी छोटी क्लासेस पिछली बार ली थी हमने ना, उनको कंबाइन करके 2 क्लासेस लिया करेंगे आगे से, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा और स्पीडी से कंप्लीट हो जाए। नॉर्मल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप पुराने कोई भी पेपर देख लें, लास्ट टाइम का भी देख लें पेपर अगर, तो उसमें भी आपको देखने में आया कि डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज पूछी गई थी। और नॉर्मल रेंज और उसकी यूनिट्स जो इकाई होती है उस पर आप विशेष ध्यान दें। दो हजार 21 का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इससे। नॉर्मल रेंज से हमेशा ही क्वेश्चन पूछते हैं, किसी ना किसी चीज़ की नॉर्मल रेंज पूछ लेते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, कभी कभी नॉर्मल रेंज के क्या कम क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मल रेंज की एक सबसे विशेष बात यह है कि होता ये है कि क्या है कि आप लोग बुक से पढ़ते तो अलग अलग बुकों से थोड़ा बहुत नॉर्मल रेंज में सब में डिफरेंस देखने के लिए हमेशा मिलता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि नॉर्मल रेंज में आपको ना कभी भी थोड़ा सा सोच विचार करके लगानी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे थोड़ा ब्रॉड रेंज दी हुई है तो आप थोड़ा सा उससे सोच विचार करके आंसर लगाएं, क्योंकि आपकी अगर बुक से एकदम पढ़ा हुआ आंसर नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जाएगी। तो मेल में अगर नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, घोटकर इसकी बुकों में 13 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक दी हुई है वैल्यू, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करती कि 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक मेल की एक नॉर्मल रेंज जस्टिफाई नहीं होती है। तो 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर जैसे कि मैंने बोल रखी है, आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा फीमेल में 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक या 16.5 तक भी आप याद रख सकते हैं। घोटकर के अकॉर्डिंग क्या है, 12 से लेके ये आपको 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगी। 18 तक मिलती है आपको, इसमें देखेंगे आप तो इसकी मिल जाती है, मेल की मिल जाती है, 18 तक मिल जाती है। वहीं वुमेन की बात करें तो 12 से लेके फीमेल्स में आपको 16.5 तक देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन 12 से 16 रेंज भी ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ब्रॉड सोच के आंसर लगाने हैं। इन्फेंट्स की बात करें तो एकदम नवजात शिशु हैं, उनकी 13.5 से लेकर 19.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अब पहली बात, मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक चीज़ें बताई थी कि जो इन्फेंट्स होते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें सारा का सारा रेड बोन मैरो होता है। अधिक मात्रा में क्या करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। और जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा क्या है आपको हीमोग्लोबिन में उसके अंदर अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ना ऐसे लॉजिक्स अपने दिमाग में रखना थोड़ा शुरू करें, क्योंकि आपको लास्ट टाइम के पेपर में से कई चीज़ें पूछेंगी जो लॉजिकली थी और वहाँ पे गलत लगा दी आप लोगों ने। तो इन्फेंट्स जो है, इन्फेंट्स में देखेंगे आप कि आपको रेड रेड बोन मैरो भी आपको ज़्यादा है। रेड बोन मैरो अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं क्या करेगी, बनाने का काम करेगी किसको, आरबीसी को। आरबीसी ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन अब आपको यहाँ पे देखने मिल रही है कि रेंज ज़्यादा है। तो रेंजेस आपको जरूर याद रखनी है। ये सब जो रेंजेस लिखे हैं घोटकर के अकॉर्डिंग लिखी है। अदरवाइज आप 13 से 17, 12 से लेकर 16 फीमेल में और 13.5 से 19.5 जो इन्फेंट्स में याद रखें। इसमें थोड़ा बहुत 0.5 के परिवर्तन, थोड़ा बहुत आपको ना ब्रॉड माइंड सोच के आंसर लगाना है आपको कि इसके अंतर्गत अगर कोई रेंज दे रही है तो उसके अंदर वाली रेंज लगाएं आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, एक लास्ट थोड़ी सी चीज़ और बतानी रह गई आप लोग को। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चाह रहा हूँ कि फटाफट कोर्स कंप्लीट कराऊँ और चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। इसमें आपका ये योगदान होना चाहिए कि आप उतनी तेज़ी से
पढ़ें, उसको टाइम दें। 2-3 महीने का सवाल होता है, मैं पिछली बार की क्लासेस में बताता आ रहा हूँ कि 2-3 महीने का सवाल होता है, आपके साथ ही पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन भी होता है। और ऐसा नहीं कि उनने अलग से चीज़ें पढ़ी होती हैं, आप देख पाएंगे कि वो भी यहीं क्लास में पढ़ के ही जा रहे हैं, आप भी वही पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉजिकली या थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं कहीं ना कहीं पढ़ने में अपने, और वो चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपके ही साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स का, जो मेरे सुपर जूनियर थे, उनका सिलेक्शन हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे इफेक्ट करती हैं, बाद में आपको समझ में आती हैं। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ते तो मेरे ख्याल से आप सभी ध्यानपूर्वक हैं, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा लॉजिक तरीके से सोचना शुरू करें और आंसर सही लगाया करें थोड़ा। उससे क्या है कि मेरा तो ये मानना है कि इस बार आप लोग, बहुत सारी पोस्ट हैं, आप सभी का एक साथ ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप सबका सिलेक्शन होगा उतना ही अच्छा है, मेरे लिए रहेगा, मेरी मेहनत भी सफल होगी। देखिए, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इसके अलावा हीमेचुरिया भी होता है, आगे मैं और भी आपको ऐसे कुछ वर्ड्स बताऊंगा, बट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक लिखा है हीमोग्लोबिनीमिया और दूसरा लिखा है हीमोग्लोबिन यूरिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमिया लिखा हुआ है। कोई भी वर्ड आप पढ़ेंगे ना आगे जाके, आपके कई जगह आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जहाँ भी आपको ईमिया वर्ड यूज होता है, वहां पे आप देखेंगे कि हम बात करेंगे किसके लिए, ब्लड प्लाज्मा या ब्लड से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जहां भी आपको यूरिया वर्ड देखने के लिए मिलेगा, वहां आप किसकी बात करेंगे, यूरिन की बात करेंगे बेसिकली। जैसे कि पॉलीयूरिया, ओलिगो यूरिया, आप आगे इस प्रकार की एन यूरिया ऐसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी सब चीजें, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं आप सब। तो जहां भी यूरिया वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, कोई भी चीज यूरिन में अगर आ रही होती है तब हम यूरिया वर्ड यूज करते हैं। वहीं कोई भी चीज जब क्या है हमारे, जब ब्लड में आती है, ब्लड प्लाज्मा में आती है, तब हम क्या बात करते हैं, तब हम ईमिया वर्ड का जो उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको कल साइटोसिस और पीनिया वर्ड के बारे में बताया था। साइटोसिस मतलब कोई भी चीज बढ़ती है अगर, तो साइटोसिस वर्ड यूज होता है। पीनिया कोई भी चीज कम होती है, जैसे थर्मोसाइटोसिस मतलब कि इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, थर्मोपीनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो ऐसे छोटे, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड में आ रहा है, तो वही चीज लिखी है फ्री हीमोग्लोबिन। फ्री भी आप मिटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीमोग्लोबिन अगर ब्लड प्लाज्मा में आता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिनीमिया। 2021 वाला अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, शायद हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था ऐसा, कि अगर आ रहा है तो उसमें हम किस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन ईमिया लिखा है, मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड में आ रहा है तो हीमोग्लोबिन ईमिया। वहीं हीमोग्लोबिन यूरिया लिखा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन किसमें, यूरिन में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया। अब बात करें हीमोग्लोबिन ईमिया आपको कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, जैसे हिमोलिटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, मतलब कि किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है ना और गलत ब्लड चढ़ जाता है या फिर उसको रिएक्शन होने लगती है, तो आरबीसी क्या तेजी से टूटने लगते हैं, तो अधिक मात्रा में आरबीसी तेजी से टूटते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं निकल निकल के आते हैं किसमें, जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है, उसमें कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में आ जाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ईमिया ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बहुत अच्छी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा क्यों नहीं होता, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसका एक एग्जांपल है, जहाँ पे क्या है हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स तेजी से टूटते हैं, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड प्लाज्मा में आना शुरू हो जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन ईमिया बोला जाता है। दूसरी चीज लिखी है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिन में कब आने लगता है,
लिखा है जब प्लाज्मा प्लाज्मा हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है कहाँ रीचेस मतलब पहुंच जाता है कहाँ 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर पहुंच जाता है, तब जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा क्या है, अगर जो किडनी है, किडनी में सब फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो अगर किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं वहां से भी अगर अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन है आपके ब्लड में तो आपको यूरिन में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी कुछ कंडीशन है, आगे हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे और देखने के लिए मिलता है आपको। फिलहाल ये वर्ड की मीनिंग आपको याद रखना है। ईमिया कहीं भी लगा हुआ मिल रहा है मतलब ब्लड प्लाज्मा में कोई चीज आ रही है। यूरिया वर्ड अगर है, पॉलीगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, आपने एन यूरिया ये पढ़ा होगा, तो मतलब कि यूरिन में कोई भी चीज आ रही है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये विशेषकर से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। हीमेचूरिया होता है और इसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, तो हीमोग्लोबिन यूरिया हीमोग्लोबिन यूरिन में आना। हीमेचूरिया क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का यूरिन में आना, तो हीमेचूरिया हो जाता है ऐसे। चलिए लास्ट बस 5 मिनट की क्लास हमारी और रहेगी फाइनली, तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला है। तो लगभग हीमोग्लोबिन इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ना, जैसे आरबीसी है उसी पे सब डिपेंड करता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे उसमें ही कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन अगर किसी और एबनॉर्मल कंडीशन से होता है तो वो भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं से। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कब कब इंक्रीज होता है हीमोग्लोबिन। तो पॉलीसाइथेमिया मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां पे रेड ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन बोली जाती है, तो उस कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हमारे क्या हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे। दूसरी कंडीशन लिखी है एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे क्या जहाँ पे माउंटेन्स हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, हमने जिसको पहले भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की कमी होती है, उस कंडीशन को हाइपोक्सिया वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो किडनी होती है, लीवर होते हैं, तो किडनी से 85%, लीवर से 15% इरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे। मतलब कि हीमोग्लोबिन आपको क्या है वो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वहीं का वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है वही डायरिया और वोमिटिंग के लिए भी है, क्योंकि डायरिया वोमिटिंग में दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड पार्ट है बॉडी का, वो निकलता है। और कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा में भी हमारे वाटर होता है। और क्वांटिटी क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो वाटर की है वो कम हो रही है। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करेंगे किसी एक नॉर्मल व्यक्ति से, तो हीमोग्लोबिन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक हमारा ब्लड सेल्स जो हमारे थे, ब्लड सेल में आरबीसी पढ़ा हमने, तो आरबीसी में क्या था, प्लाज्मा से और हमारे जो ब्लड सेल्स थे कहीं ना कहीं, तो उस कंडीशन में भी हम देखेंगे तो जब हमारा पानी का लेवल है वो कम हो रहा है डायरिया और वोमिटिंग कंडीशन में, तो तुलनात्मक रूप से हमारे हीमोग्लोबिन बढ़े हुए देखने के लिए आपको मिलेंगे। बात करेंगे डिक्रीज कब कब हो जाता है, तो डिक्रीज आपको सबको पता ही है, एनीमिया कैसी कंडीशन जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है।
उसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक कंडीशन है कि प्रेगनेंसी में ये भी है कहीं ना कहीं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कहीं ना कहीं जो बेबी, न्यूबॉर्न बोल रहा हूँ, जो बेबी माँ के पेट के अंदर है, भ्रूण है, उसको भी माँ ही जो होती है वो पूर्ति करती है। उसके लिए हीमोग्लोबिन से लेके उसके लिए दूसरी चीज़ों का, सब चीज़ की पूर्ति क्या है, माँ के द्वारा ही होती है। उस वजह से भी प्रेग्नेंट लेडीज का हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लिखा है आगे, प्रेगनेंसी ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का क्या मतलब है? हीमो का मतलब होता है हर जगह ब्लड से ही मतलब होता है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब है कोई भी चीज पतला करना, जिसको आप बोलते हैं, वो डाइल्यूशन होता है बेसिकली, अगर हम एकदम शुद्ध हिंदी में बात करें तो। हीमोडाइल्यूशन से मतलब यहाँ पे यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर आप एक शुद्ध हिंदी बात करें तो बोलते हैं बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी के अंदर क्या योग सैक होता है, वहां पे जो पानी भरा रहता है, बोलते हैं पानी, जिसमें कि जो भ्रूण होता है वो होता है कहीं ना कहीं अंदर। तो उस वजह से उसकी बॉडी में अगर हम बात करें तो वाटर की क्वांटिटी जो है, पानी की क्वांटिटी जो है वो, भले वो योग सैक के रूप में है, वो अधिक हो रही है, जिस वजह से डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है। आप ऐसा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो उससे भी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल, जैसे यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर वाले में आप देख रहे थे डायरिया वोमिटिंग में कम हो रहा था, तो तुलनात्मक रूप से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है आपको। वहीं यहाँ पे देखेंगे कि प्रेगनेंसी में जो बच्चेदानी में पानी भरा है तो एक्स्ट्रा पानी एक तरह से हो रहा है। उस वजह से आप देखेंगे कि वाटर का लेवल क्या है, वाटर का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपको डिक्रीज या कम देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में एक चीज बहुत इज्जतपूर्वक समझाई हुई है और आपको ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी जो होती है हमारी, वो फिजियोलॉजिकल एक कंडीशन कहलाती है, और जो हमारे जैसे एनीमिया है ये हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। एक बार फिर से फटाफट समझ लेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास पेशेंट आता ही इसीलिए क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शक होता है या डॉक्टर्स को कि किसी प्रकार की बीमारी है, इसलिए वो आता है। तो जो भी डिसीज से रिलेटेड कंडीशंस होंगी वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगी, जैसे कि एनीमिया एक प्रकार की डिसीज है हमारी। उसके अलावा देखा जाए तो पॉलीसाइथेमिया में डिसीज है हमारी, एक तरीके से ये सब डिसीजेस हैं। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं एम्फीसीमा है, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब प्रकार की एक प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कहीं ना कहीं बीमारी है किसी प्रकार की। तो ये हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या कहलाती है? जो एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, जिसके लिए कोई भी बीमारी नहीं है किसी को, जैसे कि प्रेगनेंसी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, एक ये पैथो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। एचबी में आप एक चीज और याद रखते थे, इन्फेंट है, अभी हमने देखा था नॉर्मल रेंज इन्फेंट्स में, तो इन्फेंट्स में नॉर्मल रेंज आपको एडल्ट के मुकाबले, एडल्ट जो बड़े हैं उनके मुकाबले आप देखेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो ज़्यादा बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है, जैसे कि अब हमने बात करी थी अभी इसके पहले ही। तो ये वो भी एक प्रकार की हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो एक प्रकार की नॉर्मल प्राकृतिक कंडीशन है, ना कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार कौन किस में कौन सी चीज़ें, जैसे में हमारा हीमोग्लोबिन आपको घटा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, तो पैथोलॉजिकल में एनीमिया आएगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हीमोग्लोबिन कब आपको कम देखने के लिए मिलता है, और दोनों ही ऑप्शन अगर आपको ये वाले दिए हुए हैं, तो आप पहले ही समझ लें कि फिजियोलॉजिकल अगर लिखा हुआ है तो प्रेगनेंसी आंसर आएगा, ना कि एनीमिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही आपके आंसर गलत हुए हैं लास्ट टाइम, अगर आप पलटा के अपने पेपर दोबारा देखे होंगे आपने तो। चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे, अब मिलेंगे आगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो गुड नाइट दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, शुभ रात्रि।